हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। मैं सोचता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और जेई वालों के पास तो ज़्यादा समय भी नहीं है, तो अपनी तैयारी को करते हुए चलें। तो आज अपना है पहला लेक्चर फ्रिक्शन का। आज अपन जानेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन काम कैसे करता है। तो अपना पहला जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है फ्रिक्शन। आठवीं नौवीं की पुस्तकों में लिखा हुआ होता है कि फ्रिक्शन केवल एक ऐसा फोर्स है जो अपोजिंग इन नेचर होता है, केवल और केवल विरोध पैदा कर सकता है, केवल रोकने का कार्य करता है। जबकि मैं आपको बता दूं, हाँ ठीक है, कोई हद तक ये बात सही हो सकती है, लेकिन फ्रिक्शन दोनों ही कार्य करता है, अपोजिंग भी है और सपोर्टिंग भी है। अब अपोजिंग के एग्जाम्पल्स तो अपन 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते ही हैं। अब अपन पढ़ेंगे सपोर्टिंग के भी एग्जाम्पल्स। अपोजिंग का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है ट्रेन वाला। ट्रेन की ब्रेक, ट्रेन चलती है, ब्रेक लगती है, ब्रेक लगने पे फ्रिक्शन आता है, घर्षण की वजह से रुक जाती है ट्रेन। अब बहुत कहते हैं कि ये अपोजिंग इन नेचर है, अपोज तो करता है लेकिन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन और इट्स टेंडेंसी, इट्स टेंडेंसी। यानी या तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना को क्या करता है, अपोज करता है। अब भाई फ्रिक्शन अपोजिंग भी हो सकता है, अपोजिंग फोर्स है, बहुत लोग कहते हैं अपोजिंग फोर्स, और फ्रिक्शन सपोर्टिंग भी हो सकता है। अपोजिंग का एग्जांपल है भाई ट्रेन एंड ब्रेक या ट्रेन्स ब्रेक। ट्रेन जैसे ही ब्रेक लगाती है, पहिए घर्षण करने लगते हैं, घर्षण की वजह से स्पीड कम होती है और रुक जाती है। और सपोर्टिंग का एग्जांपल है भाई हम खुद, हम स्वयं जो अपन धरती पर चल पाते हैं, ये किस कारण पॉसिबल है, फ्रिक्शन की वजह से। अरे भाई आपने देखा होगा अपनी जो टॉयलेट्स होती है उनमें साबुन बिखरा हुआ रहता है, और जैसे ही अपना पैर गया, अच्छा टॉयलेट्स में साबुन से पैर फिसलने पर और कीचड़ में गोबर, ये जो जितनी भी चिकनी चीजें होती है इन पे से अपना पैर फटाक से फिसल जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है, उन चीजों में ऐसा क्या है जो हमें नॉर्मल जगह पे नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि कोई चीज ऐसी है जो हमें इस सरफेस पर रोक कर रखती है, यानी हमारा सपोर्ट करता है चलने में। और ये जो चलने में जो हमारा सपोर्ट करता है ये फ्रिक्शन ही है। अब भाई सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हमारी मदद करता है, कैसे ये संभव है, किस प्रकार ये होगा। तो इसका मैं आपको जवाब बताता हूं। आप सभी शायद अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते तो इस बात को बहुत अच्छे से लिख लें कि कोई भी बॉडी, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती भाई, पूर्णतः चिकनी कोई भी सरफेस नहीं होती, कुछ ना कुछ खुरदरापन हर सरफेस में होता है। यानी नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस भाई पूरे तरीके से स्मूथ नहीं होती। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे भाई, कर्वेचर्स पाए जाएंगे, कुछ जैसे कांटे नुमा संरचना जैसे होती है, या फिर बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूं खांच, अपने हिंदी में बोलते हैं खांच। तो जैसे मानो भाई ये है सरफेस ऑफ ग्राउंड और इस पे ये है भाई शू, यानी ये है सरफेस ऑफ शू और ये है सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो भाई होगा क्या, ये दोनों सरफेस आपस में ऐसे सेट हो जाती हैं जैसे ताले में चाबी।
यानी ये जो क्लिफ्ट है ये इसमें जाकर सेट हो जाएंगी, और सेट हो जाएंगी तो फिर आगे बढ़ने में थोड़ा रुकावट पैदा होगी, और उस रुकावट को तोड़ते हुए, उस रुकने की टेंडेंसी को हटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, यानी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो रुकावट है इसी को क्या बोलते हैं भाई, किस वजह से आई, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग। इन दोनों में क्या हो जाता है भाई, इंटरलॉक, इसके ये जो क्लिफ्ट हैं ये इसमें फंस जाते हैं, सेट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनों में वो गिरारी पाई जाती है, वो आपस में दांते एक दूसरे में सटकर फंसकर चलते हैं, वही केस अपने साथ होता है। भाई मैं बार बार कह रहा हूं, नो एनी सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ इन नेचर। कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो भाई चाहे ये टाइल्स है, अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करें, अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये स्मूथ नहीं मिलेगी, ये हमें परफेक्टली स्मूथ नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ क्लिफ्ट इस पे पाया जाएगा। अब यानी ये जो केस हुआ है, ये जो चलने में मदद होती है, जो हम चल पाते हैं किस वजह से, ड्यू टू इंटरलॉकिंग, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। यानी सरफेस आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक। सेकंड पॉइंट की हम क्यों चल पाते हैं भाई, उसका और भी अच्छा उदाहरण आप सबने पढ़ा होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां नहीं तो पढ़ा होगा, 11th ही चल रहा है आपका, लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैं तो 13th बैच के हिसाब से सब कुछ पढ़ाता हूं, लेकिन यदि आपने पढ़ा हो कभी वांडरवाल फोर्स, तो वांडरवाल फोर्स दो सरफेसेस के प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स है। यानी यदि सरफेस पहला यानी ग्राउंड और सरफेस सेकंड यानी सू, इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे कहते हैं वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स। यानी ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सरफेसेस, और वांडरवाल ना कहते हुए मैं इसको बोलता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ये काम करता है भाई, जिसकी वजह से ये दोनों सरफेसेस आपस में कनेक्ट होकर चल पाती है, एक दूसरे के साथ मिलकर चल पाती हैं। तो एक बार ऐसे करेंगे नोट, उसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेंगे डेली लाइफ के, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो आप सभी ने देखा होगा गांव में तो ज़्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और मैं भी गांव से ही आया हुआ हूँ, तो मैंने तो भाई बहुत अच्छे से फील किया हुआ है फ्रिक्शन को। आप सबने देखा होगा कि बहुत बार जो गाड़ियां होती हैं जिनके छोटे पहिए होते हैं वो फंस जाते हैं कीचड़ में, और कीचड़ में फिर वो लगातार राउंडिंग 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 घूमने लगे रहते हैं, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि भाई जो ये जो कांटेक्ट जो हो रहा था, जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था सरफेसेस के बीच में, जो इंटरलॉकिंग हो रही थी, ये इंटरलॉकिंग क्या हो जाती है, जीरो। आपने देखा होगा ट्रैक्टर जो खेतों में फंस जाते हैं, चिकनी माटी के खेत होते हैं उसमें फंस जाते हैं, तो बेटा चलते हैं तो दिक्कत आती है, पहिया घूमता है तो घूमने लगा रहता है, लेकिन वह निकल नहीं पाते बाहर। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वहां पर क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट, बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाता है, जिस वजह से पहिया आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए भाई फ्रिक्शन हमें चलने में क्या करता है, मदद करता है। चलो एक और चीज, एक अच्छा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। चलो देखो, ये कॉपी है और ये बिल्कुल स्मूथ है ना, इस पे मैंने ये रखा पेन। अब देखो 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 देखो, ये देख रहा है ये आपको, ये जो पेन है ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है ना,
क्यों? क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। वहीं अगर मैं बात करूं एक रफ सरफेस, ये देखो ये रफ सरफेस है, इस पे यदि मैं पेन को रखता हूं तो देखो कितना कम मूवमेंट है, देखो ये स्टेबल है, लगभग स्टेबल है, लगभग स्टेबल है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है भाई? ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि बेटा ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है और रफ सरफेस पे पेन रखा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है। वहीं अगर देखूं तो इस वाली सरफेस पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है? लगभग जीरो। क्यों? क्योंकि भाई ये स्मूथ सरफेस है। एक बार इस चीज को भी अपने नोट्स में कॉपी करें, ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल और पेन कॉपी वाला एग्जाम्पल। अब भाई आपको बता दूं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स अपन जो पढ़ रहे हैं ये एक कांटेक्ट फोर्स होगा या नॉन कांटेक्ट, इस चीज का आप सभी कमेंट में रिप्लाई देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है। मैं नहीं बताने वाला भाई, मैंने अपने लेक्चर्स में पहले आपको ये चीज बता दिया कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है। तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखो या फिर अपने नोट्स को उठाओ या फिर आपने याद कर रखा होगा तो जवाब कमेंट सेक्शन में डालें। तो भाई अब अपन पढ़ते हैं फ्रिक्शन को और अच्छे से खोल करके कि भाई ये है क्या, इसका फील क्या है, कितने टाइप का ये होता है और किस प्रकार ये कार्य करता है। जो फ्रिक्शन है भाई, फ्रिक्शन ये मेनली तो 2 टाइप का होता है, लेकिन मैं आपको 3 टाइप्स में इसको डिस्क्राइब करने वाला हूं भाई। तो मेनली फर्स्ट जो टाइप है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन और थर्ड है डायनेमिक या काइनेटिक, डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है स्टैटिक यानी रेस्ट में, लिमिटिंग, अब भाई ये स्टैटिक और लिमिटिंग वैसे तो बात एक ही है, लेकिन मैंने दो क्यों बताई है उस चीज को आपको क्लियर करता हूं। स्टैटिक जब डेवलप फॉर्म में आ जाता है भाई, विकसित रूप, स्टैटिक का विकसित रूप, डेवलप फॉर्म ऑफ स्टैटिक इज कॉल्ड लिमिटिंग। यानी स्टैटिक जब विकसित हो जाता है तो कौन बनता है भाई? लिमिटिंग। या फिर सीधी सीधी बात, स्टैटिक बड़ी होकर क्या बनाती है भाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा एक एक करके बात करते हैं। ये दोनों ही अगर देखा जाए तो भाई कब लगेंगे? व्हेन बॉडी एट रेस्ट, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, यानी बॉडी कैसी होगी भाई? रेस्ट में। और जब बॉडी रेस्ट में तो भाई स्टैटिक क्या है? स्टैटिक में बॉडी रेस्ट में रहेगी, बॉडी एट रेस्ट, इसकी एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल है। मैं समझाऊंगा कैसे कैसे संभव है, वो चीज मैं आपको अभी अगली स्लाइड पे समझाऊंगा। मैनी वैल्यूज, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती भाई इसकी, मैनी वैल्यूज कैन पॉसिबल। और स्टैटिक फ्रिक्शन इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है लेकिन चलने वाली है, यानी चल भी सकती है, चलने वाली है। अच्छा लिमिटिंग, लिमिटिंग है भाई मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने बताया ना बड़े होकर, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वही होगी भाई लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, फ्रिक्शन लिमिटिंग। इसकी कोई भी, अच्छा भाई एक बात बताओ, मैक्सिमम यदि बात करी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगी कोई भी, यानी ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू। और लिमिटिंग है यानी इसमें भाई जो बॉडी है, बॉडी बर्ज टू मूव या टेंड्स टू मूव या टेंड्स टू मूव, चलेगी नहीं, रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन अगर लिमिटिंग से 0.00001 फोर्स भी यदि ज्यादा लगाया तो बॉडी क्या करने लग जाएगी भाई? चलने लग जाएगी। यानी अभी चली नहीं है, जस्ट चलने वाली है, उस केस में आता है लिमिटिंग। और स्टैटिक जो चलने का विरोध करता है, कंप्लीटली चलने नहीं देता। अच्छा सिनेरियो दूंगा इसके बाद स्लाइड पे, तो उस सिनेरियो से आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। अब भाई डायनेमिक की बात करते हैं, तो ये डायनेमिक क्या है? डायनेमिक है
कब अप्लाई होगा? व्हेन बॉडी इन मोशन, व्हेन बॉडी इन मोशन, यानी भाई बॉडी किस में होगी? मोशन में। और बड़ी बात, इसकी वैल्यू भी क्या होगी भाई? ओनली वन वैल्यू, यानी ये भी फिक्स है। एक बार जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया वही रहेगा, चाहे आप फोर्स कितना भी बढ़ाते जाओ, डजंट मैटर। एक बार जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा वही रहेगा। एक बार इसको नोट करेंगे, उसके बाद एक अच्छा सिनेरियो देता हूं आपके लिए, और सिनेरियो से आप बहुत अच्छे से फ्रिक्शन को फील कर पाएंगे। अब जो भाई अपन जो सिनेरियो जो अपन बात करने वाले थे, मैंने आपको बोला कि सिनेरियो दिखाता हूं, लेकिन सिनेरियो से पहले भी एक मोस्ट लाइन में आपको बता देता हूं कि जो ये जो अपना जो डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन है, मुझे याद आ गया एकदम से, तो आपको बताना जरूरी समझा मैंने। तो ये जो डायनेमिक काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये हमेशा हमेशा लेस देन लिमिटिंग, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा क्या होगा भाई? कम होगा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का लिमिटिंग है 100, तो ये भाई 80, कितना? 80, और फिर 80 ही रहेगा हर समय, 80 80 80 80 कंटिन्यू, जब तक मोशन रहेगी 80 रहेगा। अभी अगले सिनेरियो में आपको फील आने वाला है इस चीज का, तो एक बार ये लाइन भी नोट कर ले, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अपन जिस सिनेरियो की बात कर रहे थे, देखो सिनेरियो क्या होता है? कुछ नहीं, बस एक फील है छोटा सा, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपकी रग रग में बस जाए, है ना, और यही काम होता है एक टीचर का। तो भाई अब मैं आपको एक सिनेरियो बताने वाला हूं। आप सबके नाना जी ने दहेज में एक आलवारी गिफ्ट करी होगी, है ना। तो जो अपन ने देखी होगी, लोहे की एक आलवारी होती है जिसे अपन गोदरेज बोलते हैं। तो उस आलवारी को मैंने सपोज दैट ये रखा, और भाई अभी ये सरफेस के साथ रखी हुई है, धरती पे ही रखी है, और मैंने मान लिया भाई इसका जो वेट है वो है 100 किलो। कितना है? 100 किलो। और ये धरती पे जमी हुई रखी हुई है। 4 साल हो गए, हमने दिवाली पे कभी घर की सफाई नहीं करी। अब की बार मन हुआ कि घर की सफाई करनी है। अब मम्मी ने बोला कि जा अलमारी को खिसका दे, जिससे कि उसके पीछे से वो कूड़ा वगैरह निकाल लेंगे, है ना। तो भाई मैं गया और मैंने अलमारी पे, अच्छा अलमारी कितनी भारी है? नाना की मेहनत से मिली है ना, नाना के खून पसीने की कमाई से आती है। तो नाना ने पूरी मजबूती के साथ आइटम दिया 100 किलो का, और भारी है, तो मैंने मान लिया कि इसको हिलाने में कितना फोर्स चाहिए भाई? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन से पहले ये नहीं हिल पाएगी। और अगर ये सरफेस पे जमी हुई रखी है, तो इसका मतलब क्या है भाई? कि सरफेस के बीच में और इसके बीच में वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्डिंग जो है वो मजबूत हो गई होगी भाई, क्योंकि 4 साल से जमी रखी हुई है ना, इसी वजह से। यानी इन दोनों ने आपस में पकड़ मजबूत बना ली है, तभी तो रुकी हुई है। अब भाई देखो, मैं गया, मैंने जाके सबसे पहले 40 न्यूटन का बल इस पे लगाया, 40 न्यूटन बल लगाया, और मैंने देखा भाई, देखा तो बहुत कुछ, लेकिन मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं देखने से भी पहले। जैसे ही मैंने 40 न्यूटन फोर्स लगाया, तो होगा क्या भाई? आपने गति के नियम पढ़े हैं, न्यूटन की गति के नियम अनुसार भाई क्या होता है? न्यूटन गति का नियम, F बराबर ma, फोर्स लगाया 40 न्यूटन, मास है 100 किलो, एक्सेलरेशन ज्ञात करो, तो एक्सेलरेशन आएगा भाई 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक्सेलरेशन तो आया, लेकिन भाई ये वस्तु तो हली ही नहीं, आलवारी तो वहां से टच से मस नहीं हुई, 1 इंच नहीं खिसकी, जबकि एक्सेलरेशन तो आ गया। तो भाई कोई तो ऐसी चीज है जो इसको रोक रही है गति करने से। क्यों? क्योंकि न्यूटन के गति के नियम अनुसार यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगी? मोशन में। लेकिन इसको रोक कौन रहा है? तो भाई वो रोकने का काम करता है कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन।
यानी जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट पे लगाया 40 न्यूटन अपना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया सेम क्वांटिटी का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? 40 इधर से 40 इधर से, नेट फोर्स जीरो, तो मोशन जीरो। आया समझ में? अच्छा, मैंने देखा 40 मैंने लगाया, लेकिन फिर भी पार मेरी नहीं पड़ी। सेकंड टाइम मैं गया, है ना, मैं गया, 1 कप चाय पी, 4 बिस्कुट खाए दम बना के, फिर आया, तो मैंने सेकंड टाइम में वही लगाया 50 न्यूटन। तो हुआ क्या? ये तो भूत है ना, ये भूत बैठा हुआ है, ये गोश्त है, दिखता तो है नहीं लेकिन काम सब कुछ करता है। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ भाई, ये जो फोर्स 40 लग रहा था, ये नेक्स्ट टाइम क्या लगने लगा? 50 न्यूटन। अब भी भाई बॉडी नहीं सरकी। क्यों? क्योंकि हमें तो 100 न्यूटन चाहिए ना खिसकाने के लिए। ठीक है, मैं गया, मेरा मूड खराब, मैंने मेरे दोस्त को बुला लिया कि भाई आजा, और हम दोनों ने मिलके 70 न्यूटन बल लगाया। अब 70 न्यूटन लगाया, फिर भी बॉडी नहीं खिसकी। क्यों? क्योंकि भाई अब की बार एफ एस क्या हो गया? 70 न्यूटन के बराबर हो गया। और ये मेरा और ज्यादा दिमाग खराब। फिर मैंने पापा को फोन कर दिया कि मेरे से ये अलमारी नहीं खिसक रही है, आप जल्दी आ जाना घर पे। और पिताजी आ गए, है ना, और चाचा पापा मैं सब घर के लोग मिलके, और सबने मिलकर धक्का लगाया, और हमने 99 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया। तो भाई अब क्या हुआ? अब भाई एफ एस कितना हो गया? 99 न्यूटन। अब भाई एक बात बताओ, इस केस में बॉडी खिसकेगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खिसकने की न्यूनतम जो लिमिट है, मिनिमम लिमिट कितनी है? 100 न्यूटन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 100 न्यूटन। 100 लगेगा तब मूव्स टू टेंड्स टू मूव, यानी तब सोचेगी कि मैं हलूं, फिर भी हिलेगी नहीं, क्योंकि रेस्ट में ही रहेगी। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कब तक लगता है भाई? जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है। अब क्या हुआ? अब भाई हम सब ने खाना पीना खा लिया, और खाना पीना खा के आए, और हम पे लगा 100 न्यूटन बल, 100 न्यूटन। तो इस समय पे जो भाई एफ एस ना लग के क्या लगा? लिमिटिंग। क्यों? क्योंकि लिमिट कितनी है? 100 न्यूटन। लेकिन इस केस में भी बॉडी खिसकेगी क्या भाई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 इधर से 100 इधर से, अभी भी क्या है? बैलेंस। लेकिन जैसे ही .1 भी बढ़ता है, यानी जैसे ही भाई ये फोर्स बढ़ा के, सब घर के गए, खाना पीना खा के आए, तो अब दम बन गई, है ना, 5 मिनट में, और आए तो भाई 100.001 न्यूटन। कितना बढ़ा? 0.001 न्यूटन। लेकिन इससे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट चलने लग गया। क्यों? क्योंकि भाई लिमिटिंग को क्रॉस कर चुका है। लिमिट कितनी है? 100 की। 100 की लिमिट होते ही ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है बाय बाय, अगली बार फिर मिलेंगे जल्दी। और भाई ये लिमिटिंग फ्रिक्शन गायब हो जाता है, और फिर फ्रिक्शन जो आता है वो कौन सा आता है भाई? एफ के। और मैंने बताया है आपको कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा और हमेशा कम होता है लिमिटिंग से। अब ये लगेगा भाई 80 न्यूटन, और अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? चलने लग जाएगा। तो भाई इस सिनेरियो से आप समझ गए होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करना ही पड़ता है। और भाई स्टैटिक्स की अगर देखा जाए, भाई देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा एक ही यूनिट होगी और एक ही वैल्यू होगी। तो देखो 100 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू होगी 80 न्यूटन। लेकिन भाई स्टैटिक की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। देखो, जब मैंने 40 लगाया तो 40 लगा, 50 लगाया तो 50 लगा, 70 लगाया तो 70 लगा, 90 लगाया तो 90 लगा, 99 लगाया तो 99 लगा। तो ये सब क्या है? यानी स्टैटिक्स बदल सकता है, लेकिन रोकने का काम कौन करता है भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग, अब भाई अब यदि मुझसे ऊपर जाओगे तो मैं वस्तु को छोड़ दूंगा, मैं वस्तु को चलने पे मजबूर कर दूंगा। और जैसे ही भाई 100 से ऊपर हम गए, फ्रिक्शन ने बोला भाई फिर मिलेंगे, और तुरंत प्रभाव से कौन आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक बार इस सिनेरियो को नोट करेंगे, और उसके बाद अपन करते हैं आगे की बात। अब भाई आपने सबने देखा है कि जैसे ही हमने देखा, क्या देखा? ये भाई ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है भाई अप्लाइड फोर्स। क्या है? अप्लाइड फोर्स, जो मैंने लगाए या मैंने किसी के द्वारा लगवाए। अब मैंने क्या देखा कि जब फोर्स और फ्रिक्शन का ग्राफ मैं प्लॉट करने जा रहा हूं,
तो जब फोर्स था 40 तो एफ लगा कितना 40, जब फोर्स था 50 तो एफ लगा 50, जब फोर्स था 70 तो एफ लगा 70, जब फोर्स था 99 तो एफ लगा 99, जब फोर्स लगाया मैंने 100, कितना 100 तो फोर्स लगा 100, जब मैंने फोर्स लगाया 100.001 तो फोर्स लगा 80, और इससे ऊपर अगर मैं लगाऊं 120 तो भी लगेगा 80, अगर मैं लगाऊं 1020 तो भी लगेगा 80, अगर मैं लगाऊं 10,020 तो भी लगेगा भाई 80। यानी एक लिमिट के बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, सेम। अब देखो यहां तक के केस में अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा फ्रिक्शन है, एफ जिसका वैल्यू क्या मिल रहा है, जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है उसके जस्ट बराबर। यानी भाई यहां से एक बात निकल के आती है कि एफ अप्लाइड के बराबर होगा भाई एफ एस, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो एफ अप्लाइड के बराबर होगा। अब भाई यदि एफ अप्लाइड के बराबर है तो ये वाला केस क्या है भाई, ये वाला इसको हम बोलेंगे भाई एफ एल, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग है। अच्छा इस केस में अगर मैं देखूं तो बॉडी किस में है भाई, रेस्ट, किस में है, रेस्ट में। अगर इस केस में देखूं तो बर्ज टू मूव, इस केस में क्या करने वाली है भाई, चलने वाली है, चली नहीं है, बर्ज टू मूव चलने वाली है, तो फिर भाई है किस में, रेस्ट में, किसमें है, रेस्ट में। इस केस में अगर बात करूं तो ये है भाई एफ के, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस केस में ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगी भाई, मोशन में, किस में आ जाएगी, मोशन में। इस सब को देखते हुए अपन यदि फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, अब अपन बनाएंगे फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ। देखो भाई फ्रिक्शन फोर्स के ग्राफ प्लॉट करते समय फ्रिक्शन और एफ अप्लाइड, ये है भाई फ्रिक्शन फोर्स और ये है एफ अप्लाइड फोर्स, यानी जितना हम अप्लाई कर रहे हैं। और सपोज दैट मैंने यहां पे जो लिमिट ली है ये ली है फ्रिक्शन की लिमिटिंग, यानी फ्रिक्शन मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे होगा। और अब अपन करते हैं भाई ग्राफ प्लॉट। तो भाई देखो जब मैं यदि अप्लाइड फोर्स 0 रखता तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन मुझे क्या मिलता, 0। यानी मैं कह सकता हूं कि लिमिटिंग तक तो ग्राफ कैसा चलता है भाई, 45 डिग्री पे, कैसा चलता है, 45 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि जितना अप्लाइड है उतना ही लिमिटिंग है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई, यहाँ पे तो यहाँ पे सपोज दैट 10 न्यूटन तो 10 ही इसमें चला होगा भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे सपोज दैट 50 न्यूटन तो 50 ही किस में चला होगा भाई, इसमें। क्यों, क्योंकि जो अप्लाइड है वही तो स्टैटिक फ्रिक्शन बनाए, तो यानी लिमिटिंग तक तो ये ग्राफ सीधा रहेगा बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ डाउनवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ के बाद लिमिटिंग से ऊपर जाने पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है, और ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी तो भाई अब एफ एल नहीं लगेगा, अब एफ के आ जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एफ के क्या होता है भाई, एफ एल की तुलना में कम होता है। अब यदि मैं बात करूं तो एफ के यहाँ पे होगा कहीं और यहाँ पे होगा, तो भाई क्या होगा, ये जो ग्राफ है अब यहाँ से ऐसे सीधा हो जाएगा, कारण क्योंकि एफ के की वैल्यू कभी भी घटती नहीं है। अब चाहे आप एफ अप्लाइड कितना भी बढ़ाते जाओ एफ के कांस्टेंट रहेगा। तो भाई ये जो है अब इसका कोई जरूरत नहीं है हमें, तो इसको मिटा देते हैं, ये केवल समझने के लिए मैंने आपको बताया। ग्राफ हमेशा 45 डिग्री पे प्लॉट होगा भाई, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आती है। अब यदि मैं इस वाले की बात करूं तो ये क्या है भाई, स्टैटिक रेंज, ये क्या है स्टैटिक रेंज। और अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, काइनेटिक रेंज। और ये क्या है, लिमिटिंग, और ये क्या है, काइनेटिक। शायद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस सिनेरियो को देखते हुए। भाई जब 40 था तो 40, 50 था 50, 70 था 70, 99 था 99, ये सब तो यहाँ से जैसा इधर जैसा ही इधर, तो भाई ग्राफ कैसा आएगा, 45 डिग्री पे चलता हुआ। उसके बाद 100 ये हो गया लिमिटिंग। उसके बाद यदि देखें तो 80 80, यानी फिर एक बार डिक्रीज हुआ है
और फिर लगातार कांस्टेंट हो गया है। एक बार ग्राफ और इस टेबल को करेंगे नोट, उसके बाद चलते हैं आगे। अब भाई करते हैं फ्रिक्शन के फॉर्मूले की बात। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है और कैसे ये बनकर आता है, एक बार इसको भी अपन समझते हैं। तो भाई फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? मैं कहता हूं कि फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल फोर्स, यानी भाई जितना ज्यादा दबाव, नॉर्मल क्या है भाई? पुश टाइप फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, दो सरफेस के बीच में कनेक्ट होता है। और यहीं से आपको जवाब मिल गया आपके पहले सवाल का, जो मैंने इस लेसन में सबसे पहले पूछा कि भाई फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट। तो जब नॉर्मल कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन भी कैसा है? कांटेक्ट फोर्स। वो आपने सिनेरियो से भी समझ लिया होगा और अभी ग्राफ में भी आपने देख लिया होगा। अब भाई नॉर्मल ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, ये क्या है भाई? यानी भाई जितना ज्यादा दबाव होगा, जितना ज्यादा अच्छे से वो दोनों चीजें कनेक्ट होंगी, जितना ज्यादा दो वस्तुओं के बीच में प्यार होगा, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, उतने ही अच्छे से भाई फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? वर्क करेगा। अब भाई जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू इनटू एन। अब यहाँ पे भाई ये म्यू क्या है? तो म्यू है कोएफिशिएंट, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो भाई सेम होता है, या सेम शब्द ना कहते हुए हम कहते कांस्टेंट होता है। एक सरफेस के लिए क्या होता है? कांस्टेंट। एक सरफेस के लिए, जरूरी नहीं सभी के लिए, एक सरफेस के लिए लेकिन क्या होगा भाई? कांस्टेंट। अब भाई ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है म्यू एस, एक होता है म्यू के। अब म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। और भाई ये क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। अब भाई अगर यहां से मैं फॉर्मूला निकाल के लाऊं तो तीन फॉर्मूले निकल कर आएंगे। पहले दो पे चर्चा करते हैं, तीसरा बाद में बताऊंगा क्योंकि उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है। एफ बराबर म्यू के इंटू एन, एफ बराबर म्यू एस इंटू एन। अब भाई यदि ये म्यू के है तो इसको बोलते हैं एफ के, जो बिल्कुल सही है भाई। लेकिन अगर ये म्यू एस है तो इसको एफ एस लिख सकता हूं क्या? इस बात के बारे में आपसे मुझे पूछना है, आप सभी जवाब दें। मैं इसको एफ एस नहीं लिखूंगा भाई, मैं इसको लिखूंगा एफ एल। कारण बताता हूं, कारण बताता हूं। क्योंकि भाई एफ एस क्या था? एफ अप्लाइड के बराबर फोर्स। क्या था? एफ अप्लाइड के बराबर फोर्स। बहुत टीचर बताते हैं कि ये एफ एस है, मैं मान सकता हूं कि ये एफ एस है, लेकिन असल में यह लिमिटिंग ही है। क्यों? देखो भाई समझो, अगर मैं अप्लाइड फोर्स लगाता हूं 0 तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0। मैंने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो सिनेरियो बताया था अलवारी खिसकवाने वाला, जब मैंने 0 न्यूटन फोर्स लगाया तो एफ एस क्या होगा? 0। जब कोई अपोज ही नहीं कर रहा। अरे भाई अगर तुम समझो, तुम पढ़ो, तुम लिखो और तुम फील करो, अगर मैं अप्लाइड फोर्स रखता हूं 0 और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाए कुछ भी सपोज दैट 10, तो ऑब्जेक्ट तो चलने लग जाएगा ना, चलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उस पर जब नेट फोर्स निकालेंगे तो फ्रिक्शन तो ऑलवेज लग रहा है उस पर 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन यदि उस पर एक डायरेक्शन में लगा हुआ है, 10 न्यूटन लगेगा तो उसमें तो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह पे रखेंगे 10 इक्वल्स टू मास की जगह पे 100 kg, एक्सेलरेशन तो 0.01 के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या आ गया? एक्सेलरेशन। इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट सीधी चलने लग जाएगी। तो भाई जब मैं अप्लाइड फोर्स रखता हूं 0 तो स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन कितना आता है? 0। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को हम याद रखें तो नॉर्मल तो ऑलवेज अप्लाई होगा, नॉर्मल ऑलवेज अप्लाई होगा तो एफ एस ऑलवेज होगा, और एफ एस ऑलवेज होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ जाएगी। इसलिए भाई ये एफ एस ना होके क्या है? एफ एल। लिमिटिंग की बात चल रही है। अब अपन एक बार आप इस सब को नोट करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
अब भाई अपन जानते हैं ये जो म्यू के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ये म्यू होता क्या है। फील लेते हैं म्यू का। हो सिनेरियो अभी तक लिखा हुआ है क्या? चलो कोई नहीं। अब अपन पढ़ते हैं भाई म्यू का फील। म्यू का फील। तो भाई म्यू का फील है, सीधा सीधा फील बताऊं को, कितनी मजबूत पकड़ है, यानी मजबूत पकड़ कितनी ज्यादा है, यानी जितनी ज्यादा मजबूत पकड़ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई म्यू। और अच्छा सिनेरियो, इसका दूसरा सिनेरियो अपन चेक करते हैं। रफनेस, रफनेस ज्यादा तो म्यू ज्यादा। वही जब खांचे ज्यादा बने हुए होंगे तो अच्छे से फंस जाएगी, और ऑब्जेक्ट अगर अच्छे से फंस गई तो फिर चल नहीं पाएगी। चल नहीं पाएगी, यही तो म्यू है भाई, रोकने का काम ही तो करता है। अब और अच्छा यदि इसका फील देखा जाए, और अच्छा फील, और अच्छा यदि देखें, पकड़, वैसे मैंने बता दिया है मजबूत पकड़, पकड़ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा म्यू होगा। अच्छा, बात करते हैं कि म्यू का फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी अपन पढ़ के आए, म्यू इंटू एन बराबर एफ, यानी म्यू बराबर देखें तो एफ बाई एन। अब भाई फ्रिक्शन क्या है न्यूटन में, नॉर्मल फोर्स क्या है न्यूटन में, दोनों, यानी ये क्या है भाई यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। फोर्स अपॉन फोर्स इक्वल्स टू ठेंगा, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। फोर्स अपॉन फोर्स करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी फ्रिक्शन क्या है फोर्स, नॉर्मल क्या है फोर्स, न्यूटन ने न्यूटन को मार दिया, और मार दिया तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। नोट करेंगे एक बार। अब भाई बहुत लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा क्या, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं बोलूं वही मम्मी की अलमारी जो नाना ने दी थी दहेज में, है ना, वो अलमारी यदि ये पड़ी हुई एम मास की अलमारी सरफेस पे पड़ी हुई है, इंटरलॉकिंग सरफेस, और वही एम मास की अलमारी ये खड़ी हुई है, तो दोनों में भाई फ्रिक्शन क्या होगा, कोई भी एनीवन एल्स, दोनों का फ्रिक्शन सेम रहेगा, या इस पे ज्यादा इस पे कम, इस पे ज्यादा इस पे कम, या मोए ना पतो, कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई देखो मैं आपको इसको फील करवाने वाला हूं पूरे तरीके से। बहुत लोग सोचते हैं कि ये पड़ी हुई है तो इस पे ज्यादा दम लगानी पड़ेगी, या फिर ये खड़ी हुई है उस पे ज्यादा दम लगानी पड़ेगी। मैथमेटिकली फील लो भाई इसकी, क्यों जाए कहीं और, मैथमेटिकली फील लेंगे। मैथमेटिकली अगर फील लिया जाए तो फ्रिक्शन क्या है भाई म्यू इंटू एन। अब भाई एन क्या होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा इस पे, इस केस में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल, यानी नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा होगा, यानी फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू mg। अब भाई एक बात बताओ, सरफेस एरिया पर डिपेंड थोड़ा ही कर रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड थोड़ा ही है। इसने, मैंने मान लिया इसने सरफेस एरिया ज्यादा ले रखा है, लेकिन भाई जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो म्यू सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं, मास सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं, ग्रेविटी कांस्टेंट कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब भाई फ्रिक्शन क्या होगा सेम। वहीं अगर मास तो दोनों का सेम है ना, तो भाई इधर भी केस में देखा तो म्यू इंटू एन और म्यू एम जी बराबर होगा फोर्स, यानी इस केस में भी भाई फ्रिक्शन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा सरफेस एरिया का। और भाई अब अपन लेते हैं थोड़ा सा और अलग फील, और अलग फील अपन लेते हैं। तो हमने पढ़ा है यदि एरिया ज्यादा तो प्रेशर होगा भाई कम, सरफेस एरिया ज्यादा तो प्रेशर लगेगा कम। कैसे, हमने पढ़ा है P बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ा है। अब यदि एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, और प्रेशर कम तो फोर्स कम, यानी ये पड़ी हुई है बिल्कुल सरफेस पे, लेकिन ये सरफेस पर दबाव कम बना पा रही है,
जो फोर्स है वो कम लगा पा रही है। और जब हम इस पे अप्लाइड करते हैं अपना एफ अप्लाइड, कोई भी फोर्स लगाते हैं तो ये जल्दी खिसक जाती है। अच्छा, जल्दी खिसक जाती है मतलब मैं आपको और अच्छे से फील करवाता हूँ। इधर की केस में अगर देखें तो एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। चाहे से ये खड़ी हुई है लेकिन इसका इस धरती पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, और ये चाहे से पड़ी हुई है लेकिन इसका धरती पे प्रेशर कम है, और ये दोनों ही प्रेशर का डिफरेंस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए भाई दोनों को ही खिसकाने में सेम ताकत लगानी पड़ेगी, दोनों को ही खिसकाने में सेम ताकत लगानी पड़ेगी। इधर बॉन्ड जो होगा वीकर बॉन्ड होगा, वीकर बॉन्ड, यानी जो सरफेस के और इसके बीच में जो ये बॉन्ड है ये क्या होंगे, वीक। वहीं अगर ये बॉन्ड देखें तो ये कैसे होंगे भाई, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। कैसे होंगे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये वीकर बॉन्ड, दोनों एक दूसरे को लगभग कर देते हैं भाई बैलेंस, और लगभग क्या पूर्णतः बैलेंस ही करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में ही फ्रिक्शन क्या रहता है, रिमेन सेम। तो भाई फ्रिक्शन क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। एक बार इसे नोट करेंगे। अब भाई अपन बस 2 मिनट और लूंगा आपकी, 2 मिनट के बाद अपन लेक्चर को करेंगे क्लोज। अब भाई मेन जो बात है जो मैं आपको बता रहा था कि स्टैटिक या लिमिटिंग से कम होता है कौन, काइनेटिक, उसको एक बार फील करते हैं। भाई एफ एस क्या होता है, इसका कोई नो फिक्स फॉर्मूला, कोई फिक्स फॉर्मूला ही नहीं है। अगर मैं बात करूं भाई एफ एल क्या होता है तो अपन ने पढ़ा है म्यू एस इंटू एन, और भाई एफ के क्या होता है तो अपन ने पढ़ा है म्यू के इंटू एन। और मैंने बताया भाई कि एफ एल हमेशा ज्यादा होगा एफ के की तुलना में, ये चीज मैंने बताई थी। और एफ एल ज्यादा तो यानी म्यू एस एन ज्यादा होगा म्यू के एन की तुलना में। नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की कंपैरिजन में। यानी भाई, और भाई इसीलिए जब ये दोनों में यह उत्पात चल रहा है, यह उदम दंगा चल रहा है कि मैं बड़ा या मैं बड़ा, तो भाई जब ये स्टैटिक म्यू एस ज्यादा होगा तो भाई साथ में तो नॉर्मल ही है, इसका मतलब फिर तो फोर्स भी ज्यादा होगा। इसीलिए भाई एफ लिमिटिंग हमेशा ज्यादा होता है एफ काइनेटिक से। और अपने आज के इस लेक्चर को अपन रखते हैं यहीं तक, मैक्सिमम 2 लेक्चर और अपन लेंगे और फ्रिक्शन को करेंगे समाप्त। बेटा अपनी तैयारी को करते रहे बूस्टअप, आपकी तैयारी आपके ही हिसाब से चलनी चाहिए। और भाई आखिरी साल है, जान लगा दो। 13th बैच के बच्चे तो यही सोचकर पढ़े कि आखिरी साल है, जान लगा दो, क्योंकि बार बार पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है भाई। नीट आईआईटी जेई ये पंचवर्षीय योजनाएं थोड़ी हैं जिनको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे या बहुत अच्छे से उनको अप्लाई कर लेंगे। पहली बार में सिलेक्शन निकालना है, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, नोट्स बने हुए होने चाहिए, कंप्लीट क्वेश्चंस होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।